हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एयर यानी कि हवा। तो ये जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन सकें और इसके बाद लाइफ इवॉल्व हो सके, लाइफ अपने अलग अलग फॉर्म्स ले सके और इसके बाद लाइफ इतना इवॉल्व हो सके कि वो एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच सके। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी प्लैनेट में या किसी भी ग्रह में बहुत सारी कंडीशंस एक बैलेंस में रहें, और जब ये तमाम तरह की कंडीशंस एक बैलेंस में रहती हैं तब जाके किसी भी प्लैनेट में ये तमाम कंडीशंस बन पाती हैं कि उसमें लाइफ स्टार्ट हो सके, इवॉल्व कर सके और कंडीशंस अच्छी हैं तो एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच सके। तो अब अगर लाइफ की बात करें या जीवन की बात करें तो लाइफ के लिए क्या चीज़ें चाहिए, आप खुद अपने आप से ये चीज़ देख लीजिए कि आपको जीने के लिए क्या चाहिए होता है। आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पूरे टाइम सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है और आपको हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो खाना आप खाते हैं ये खाना आता है मिट्टी से। अब ये मिट्टी कैसे बनती है और ये मिट्टी का साइकिल ऑफ लाइफ कैसा होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हवा के बारे में, यानी कि हम जो सांस लेते हैं पूरे टाइम। और ये जो पानी का फैक्टर है, पानी का फैक्टर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर में। तो अब अगर हवा की बात करी जाए तो हम जो सांस लेते हैं जिस हवा से, ये हवा आती कहाँ से है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है, जिस हवा की लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस हवा की लेयर से ही ये हवा आती है जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं। और इसके अलावा मौसम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश होती है, ओले गिरते हैं, ये सब तमाम चीज़ें इस हवा की लेयर में ही होती हैं। तो इस तरीके से ये जो हवा की लेयर है ये हमारी अर्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सके और लाइफ सस्टेन कर सके। तो अब सवाल उठता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ ये जो हवा की लेयर है, क्या ये लेयर हमेशा से थी? और अगर ये लेयर हमेशा से नहीं थी तो ये लेयर बनी कैसे? तो इस चीज़ को मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ बनी थी आज से करीब करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 4.5 अरब साल पहले। और हमारी अर्थ बनी कैसे थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में, और इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हाउ वॉज अर्थ मेड। ये वीडियो आपको मिल जाएगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट जो है उसमें, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, बेहतर आइडिया लगेगा आपको। तो हमारी अर्थ आज से करीब 4.5 अरब साल पहले बनी थी, और हमारी अर्थ जब बनी थी तब वो एक बहुत गर्म थी, बहुत मॉल्टन फॉर्म में थी। अब जैसे जैसे वक्त के साथ करोड़ों साल बाद हमारी अर्थ ठंडी होना शुरू हुई, हमारी अर्थ में पानी आया और उसके बाद हमारी अर्थ से तमाम तरह की गैसेस निकलना शुरू हुई, और फिर उन गैसेस की एक लेयर बन गई हमारे अर्थ के चारों तरफ। वही था हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब आज से अरबों साल पहले जो एटमॉस्फेयर बना था हमारी अर्थ में, उस एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो थी वो थी 80%। और इसके बाद नाइट्रोजन गैस के बाद जो अगली सबसे ज़्यादा गैस थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये थी 19%। और इसके बाद अदर गैसेस जो हैं वो थी सिर्फ 1%। तो ये था कंपोजिशन हमारे उस जमाने के एटमॉस्फेयर का। और ये जो अदर गैसेस हैं, अदर गैसेस में कई सारी गैसेस आती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इसके अलावा मीथेन गैस, ऐसी कई सारी गैसेस होती हैं जो अदर गैसेस में आती हैं। और ये तमाम गैसेस मिला के सिर्फ 1% हिस्सा बनाती थी उस जमाने के एटमॉस्फेयर में। अब हम सब इंसान या जितने भी जीव जंतु हैं,
हम जब सांस लेते हैं इस हवा से तो हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है, अब आप देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस और ये तमाम तरह की गैसेस सब मिल के 1% हिस्सा बना रही हैं। तो उस टाइम के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस इतनी कम थी कि जीव जंतु हमारी अर्थ में जिंदा ही नहीं रह सकते थे। अब इसके बाद हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई। बहुत अजीब सी चीज़ थी। कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई इसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हमारी अर्थ में लाइफ स्टार्ट हुई। और लाइफ स्टार्ट हुई सबसे पहले तमाम तरह के बैक्टीरिया के फॉर्म में और तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। और इन बैक्टीरिया का काम ये था कि वो फोटोसिंथेसिस करते थे, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते थे अपने बॉडी में। और ये फोटोसिंथेसिस करने के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते थे और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते थे। तो ये चीज़ होना शुरू हुई आज से करीब 2 बिलियन साल पहले, यानी कि 2 अरब साल पहले ये चीज़ होना शुरू हुई। तो अब धीमे धीमे से होने ये लगा कि वो ये फोटोसिंथेसिस करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते थे, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में कम होती चली गई और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बढ़ती चली गई। अब इसके बाद धीमे धीमे ऑक्सीजन गैस जिस तरीके से बढ़ती गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो लाइफ की कंडीशंस बेटर होती चली गई और लाइफ धीमे धीमे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। अब आज से करीब करीब 5 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ में इतनी ऑक्सीजन क्रिएट हो गई कि फिर ये ओजोन की एक लेयर बन गई। ये ओजोन गैस जो होती है इसकी एक लेयर बन गई हमारी अर्थ में। और तब लाइफ की कंडीशंस इतनी अच्छी हो गई हमारे अर्थ में कि लाइफ फिर बहुत तेजी से इवॉल्व करने लगी, तमाम तरह के ऑर्गेनिजम्स आने लग गए और लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई हमारी अर्थ में। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे सन से इतने अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है कि हमारी अर्थ में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। हमारी अर्थ में पानी तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा हमारी अर्थ के पास अपना एक मून है और इस मून की वजह से हमारी अर्थ में सही तरीके से टिल्ट रहता है और इस वजह से ही हमारे अर्थ में तमाम तरह के अलग अलग सीजन्स बन पाते हैं। हमारे मून की वजह से हमारे अर्थ में टाइड्स या लहरें बन पाती हैं और हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो रोटेशन कांस्टेंट रह पाता है। इसके अलावा हमारी अर्थ में एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो लाइफ को सस्टेन करती है। और इसके अलावा हमारी अर्थ के जस्ट पास में ही एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारी अर्थ से 400 गुना बड़ा है। तो अब होता ये है कि अगर अंतरिक्ष से या स्पेस से कोई मीटियोराइड या कोई कॉमेट या कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की तरफ आ रहा होता है, तो अब ये जो जुपिटर है ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो वो कॉमेट या एस्टेरॉइड हमारे अर्थ से सीधा टकरा जाए, इसकी बजाय वो जुपिटर की तरफ चले जाता है और इस तरीके से हमारी अर्थ तमाम तरह के कॉमेट और एस्टेरॉइड से भी बच जाती है। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं, ये तो मैंने सिर्फ कुछ कंडीशंस बताई हैं, ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो एक साथ काम करती हैं, तब जाके हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है, हम एक लकी प्लैनेट हैं कि हमारे अर्थ में लाइफ स्टार्ट हो सकती है, सरवाइव कर सकती है। इतने अलग अलग, इतने डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम ये जो बात बोलते हैं कि हमारी अर्थ एक लकी प्लैनेट है, ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के रेफरेंस में सही है। क्योंकि अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मर्क्यूरी हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, इन तमाम प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कहीं किसी प्लैनेट में या उसके मून में लाइफ एग्जिस्ट करती भी होगी तो शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे करती हो, और मे भी शायद किसी प्लैनेट या इनके मून में अगर कहीं पानी हो तो मे भी शायद मछलियों के फॉर्म में या कुछ और इवॉल्व कर गई हो,
लेकिन एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ के सेंस में, जैसे हम इंसानों ने हमारे अर्थ में इस तरीके से सिविलाइजेशन बना ली है, ऐसा तो नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन ये चीज़ कहना कि हम लकी हैं, ये सिर्फ सोलर सिस्टम के रेफरेंस में सही है। अगर आप ये कहें कि हम अपने पूरे यूनिवर्स में इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, तो ये बात ठीक नहीं कही जा सकती। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारे सोलर सिस्टम के जैसे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं। और इनफैक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने हमारा सोलर सिस्टम बस एक तिनके के जैसा है। और हमारी ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं हमारे नोन यूनिवर्स में। यूनिवर्स भी नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्स के उस हिस्से में जो कि हम अभी तक जान पाए हैं और ऑब्जर्व कर पाए। तो पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जितने एरिया को हम जान पाए, सिर्फ उतने में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सोलर सिस्टम के जैसे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम हैं ऑलरेडी इस पूरे यूनिवर्स में। तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट भी होंगे जिन प्लैनेट में लाइफ होगी। और जब करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट होंगे जिन प्लैनेट्स में लाइफ होगी, तो कई सारे ऐसे प्लैनेट्स भी होंगे जिन प्लैनेट्स में लाइफ इवॉल्व करके एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुंच चुकी होगी। करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट्स होंगे। अब अगर इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करी जाए, तो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जिन प्लैनेट्स में है, अगर हम सिर्फ उन प्लैनेट्स की बात करें, तो उन प्लैनेट्स में भी कई सारे ऐसे प्लैनेट होंगे जहां पे जो इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और कई सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पे इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इतना एडवांस कर चुके होंगे कि वो टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। कई सारे ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पे ये इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ टाइप 2 सिविलाइजेशन या टाइप 3 सिविलाइजेशन यहां तक पहुंच चुके होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस क्या है? तो ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है, और टाइप ऑफ सिविलाइजेशंस क्या मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लिंक मैं दूंगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में, आप कभी बाद में देखिएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इंसान भी एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं, तो हम इंसान कौन से लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हम इंसान हैं कौन। तो हम इंसान हैं बेसिकली होमो सेपियंस। होमो का मतलब, होमो एक जानवर है जिस जानवर का नाम है इंसान। और इस जानवर की कई सारी प्रजातियां थी, जैसे कि होमो डेनिसोवियंस, होमो निएंडरथल्स, होमो फ्लोरेंसियंस। ऐसी ही प्रजातियों में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो कि हम हैं। वक्त के साथ इंसानों की जितनी बाकी प्रजातियां थी, होमो निएंडरथल्स, होमो डेनिसोवियंस, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए इस दुनिया से। और इस पूरी दुनिया में पूरा राज हुआ होमो सेपियंस का। होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान भले ही अलग अलग देशों के हों, हम सब भले ही अलग अलग धर्मों से आते हों, हम सब भले ही अलग अलग रेसेस के हों, लेकिन हम सब एक ही प्रजाति के हैं। क्योंकि बाकी जितनी प्रजातियां थी जो हमारे जैसे नहीं थी, वो हमारी वजह से खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम जो होमो सेपियंस हैं, हम टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ बहुत शॉर्ट में, आप थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करना। तो हम इंसान जो हैं, हम इंसानों ने सबसे पहले हमारी पूरी अर्थ को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हम इंसान पहुंच नहीं चुके हों या हम इंसान रह नहीं रहे हों। इसके अलावा हम इंसानों ने हमारी पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं,
हमने उनको यूज करना शुरू किया। पहले बहुत सिंपल लेवल पे करना शुरू किया, उसके बाद हमने ढूंढा कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और जो चीज़ें मिल सकती हैं अब इनसे हम क्या बना सकते हैं और हम किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। हमें अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो हम ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ मिल सकती है हमारी अर्थ में। हमने हमारी अर्थ से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, हमने उन चीज़ों का यूज़ करके अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना शुरू किया, अपनी गाड़ियाँ चलाना शुरू किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पूरी दुनिया को रोशन करती है। हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो हम एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, हम ये पूरा सीख गए हमारे प्लैनेट से और अभी भी सीख रहे हैं। इसके बाद हम इंसानों ने तमाम तरह के सिस्टम्स बना दिए। हम इंसान पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं आज के टाइम पे। मैं आज यहाँ खड़े खड़े अगर मैं चाहूँ तो मैं पता कर सकता हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा है। ये चीज़ आज से कुछ सैकड़ों साल पहले पॉसिबल ही नहीं थी। आज से सैकड़ों साल पहले अगर आप किसी इंसान को ये दिखा दो कि ये देखो, ये जो आदमी है ये अभी हज़ारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर बैठा है और आप सीधा उससे बात कर सकते हो, तो उस टाइम का आदमी समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है। आज के टाइम में हम इंसान पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं पूरी तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई, हम टेक्नोलॉजी के सेंस में पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। भले ही अलग अलग देश हों, आपस में भले कितना भी क्यों ना लड़ लें, टेक्नोलॉजी हम सब एक ही शेयर करते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट, एक देश का स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो उसका असर बाकी पूरी दुनिया पे पड़ता है। रिसेशन अमेरिका में आता है, नौकरियां इंडिया में चली जाती हैं। और इसके बाद आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए कोरोना का। ये जो कोरोना वायरस था ये शुरू हुआ चाइना से और इतने कम टाइम में पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि हम इंसान पूरी तरीके से एक सिस्टम में है पूरी दुनिया में। कहने की बात है कि हम सब अलग अलग देश के, हम सब एक यूनिट सिस्टम बन चुके हैं। इसके बाद हम इंसान अपने प्लैनेट से निकल के अपने मून तक पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ मून तक नहीं पहुंचे हैं, हम इंसान अपने सोलर सिस्टम की खाक छानने लगे हैं। और इसी बात में आपको फोटो दिखाता हूँ वॉयेजर का, जो जब सैटर्न के पास पहुंचा था तो इसने ये फोटो खींची थी हमारे अर्थ की। सैटर्न से बस एक तिनके जैसी दिखती है हमारी अर्थ। तो और ये सब तो बातें वो हैं जो हम आम पब्लिक को अभी तक पता है। जो बातें हम आम पब्लिक को सरकारों ने नहीं बताई हैं कि हम सोलर सिस्टम में कहां कहां तक जा चुके हैं, वो सोचिए क्या चीज़ें होंगी। तो इन सब तमाम वजहों से हम कह सकते हैं कि हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस रास्ते में हमें सामना करना पड़ेगा द ग्रेट फिल्टर का। और अगर हम इंसान सही तरीके से काम करें, क्योंकि आज के टाइम में हम इंसानों के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, अगर हम इंसान उन चैलेंजेस को सही तरीके से फेस कर पाए तो हम इंसान इस फिल्टर को क्रॉस करके टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। और अगर हम इंसान सही तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इंसान धीमे धीमे से डिटियोरेट करते जाएं और धीमे धीमे हम आज एक सिविलाइजेशन के तौर पे हम खत्म हो जाएं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम्पल यहीं से ले लीजिए, इंसानों की बाकी स्पीशीज भी थी, खत्म हो गई। सभ्यताओं का खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे अर्थ के लिए। वो हम इंसानों को लगता है कि अरे हम खत्म थोड़ी हो सकते हैं, हम खत्म हो गए तो बचेगा क्या, वो हमें लगता है। ऐसा है नहीं। हमारे अर्थ के लिए, इस नेचर के लिए अरबों सोलर सिस्टम हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स डजंट गिव। तो मैंने आपको चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर और इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ही जो हवा की लेयर है इसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कौन सी अलग अलग लेयर्स से मिलके बना है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारी जो इंसानी सभ्यता है या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके सामने कौन सी बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये मौसम के से जुड़े तमाम तरह के टर्म्स के बारे में, जो कि हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर,
हम बात करेंगे कि हवाएं कितने तरह की होती हैं, मॉइस्चर क्या होता है, बारिशें कितने तरह की होती हैं, और साइक्लोन क्या होता है जो तूफान। और चैप्टर के लास्ट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे मैं आपको बताऊंगा एक एंशिएंट ट्रूथ जो कई तरह की एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बताया गया, चाहे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, कई सारी सिविलाइजेशंस में ये एंशिएंट ट्रूथ बताया गया कॉन्शियस ब्रीदिंग का। तो चलिए स्टार्ट। थैंक यू।